Guys, good evening. So, guys, after a long time, I resumed the Vision IS Daily Current Affairs magazine. I think at the end of August, है ना, in between August, I stopped making videos, and it's been, I think, whole September, whole October. So almost it's 2.5 months, and after 2.5 months, I'm planning to resume the Vision Daily Current Affairs. So let's start, guys, today. So this is the current affairs of the 10th November. So we will start from today. Fine. So let's start our first news, that is a Mission 2070, a Green New Deal for a Net Zero India released by the World Economic Forum. तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है GS3 में कवर होगी अंडर द एनवायरनमेंट। अभी गाइज सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर इसमें गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम मतलब कि आपने देखा होगा प्रीवियसली भी हम कितना पढ़ते रहते हैं इसके बारे में। और अगर अभी इसमें नहीं गिवन है तो आप गूगल करिए और आप देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। फाइन। तो ये जो पेपर रिलीज़ किया गया है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में रिलीज़ किया गया है, और उन्होंने बोला है कि हम किस तरह से इंडिया को नेट ज़ीरो इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी 50 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, और नियर अबाउट उसका हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा 2030 तक, और 2070 तक नियर अबाउट $15 ट्रिलियन। फाइन। अब देखो गाइस, नेट ज़ीरो इकोनॉमी का मतलब क्या है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, जो मेजर सेक्टर्स हैं उनको किस तरह से हम डीकार्बनाइज कर सकते हैं। देखो डीकार्बनाइज का मतलब क्या होता है, ये तो हो नहीं सकता कि हम कार्बन एमिशंस को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन न्यूट्रल या फिर कुछ एज नेट ज़ीरो का मतलब यही होता है कि एटलीस्ट जितना हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसी को हम कार्बन एब्जॉर्ब भी कर लें उतना ही। ठीक है, दैट इज़ मीन नेट ज़ीरो। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन को हम एमिट करना ही ज़ीरो कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि कैसी स्ट्रेटजीज को हम यूज़ करके जो मेजर सेक्टर हैं उसको हम डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने GHG एमिशन, जो भी ग्रीन हाउस एमिशंस हैं, उनको हम अपना रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो इन सेक्टर से सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, एमिशंस आते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जैसे एनर्जी, मोबिलिटी लेट इज द ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्री और फिर एग्रीकल्चर। तो एनर्जी में नियर अबाउट एनर्जी की वजह से 40% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आते हैं। और इसको हम कैसे डीकार्बनाइज कर सकते हैं सेक्टर को, सबसे पहले हमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको रिन्यूएबल फ्यूल से रिप्लेस करना है, जैसे बायोडीजल हो गया, ठीक है, या फिर सोलर पावर हो गया, इन सबको यूज़ करना है, कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन यूज़ करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है कि अगर हम फोसिल फ्यूल्स को नहीं रिप्लेस कर सकते तो एटलीस्ट हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए जिससे जो उस फोसिल फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। लाइक अगर वो कितनी पावर को प्रोड्यूस कर रहा है पर्टिकुलर केजी को कंज्यूम करके, तो वो उससे ज़्यादा मतलब कि प्रोड्यूस करे। इसके अलावा हमें क्या करना है, कुछ हमें कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है, रिमूव करना है। वो कैसे करके, अगर हम उस कार्बन को कैप्चर कर सके, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। फाइन। मोबिलिटी में हमें क्या करना है, जैसे हमारी इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो बहुत ज़्यादा, किस पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो रोड ट्रांसपोर्ट से सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है उससे शिफ्ट होकर रेल ट्रांसपोर्ट से होना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें और फ्यूल्स को भी इंक्रीज़ करना है, सस्टेनेबल फ्यूल्स को, जैसे बायोफ्यूल्स हो गया, CNG होगी, LNG होगी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इन सबको हमें यूज़ करना है। मीडियम टर्म में हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पे जैसे बायोहाइड्रोजन की बात होती है तो उसको हमें क्या करना है, अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंट्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री में क्या हो गया, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, केमिकल या फर्टिलाइजर सेक्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस एमिट होते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए, हमें सर्कुलर इकोनॉमी इसमें यूज़ करनी चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है, हमें वेस्ट रिड्यूस करना है या फिर ज़ीरो वेस्ट की बात करते हैं। इसमें हमें हीट को इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, कार्बन एमिशन हम जितने भी प्रोड्यूस करें उनको कैप्चर करो, ठीक है, उनको आप कार्बन एमिशंस को स्टोर करो और फिर उसको यूटिलाइज करो। और इसके अलावा लो कार्बन फ्यूल्स को यूज़ करना है, मतलब कि जो कम कार्बन को एमिट करते हो। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा, एग्रीकल्चर में कौन सा एमिशन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। तो आपको इन दोनों के नाम पता होना चाहिए। जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो कैसे हम कर सकते हैं, सबसे पहले फार्मर्स को एम्पावर कर सकते हैं कि किस तरह से इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अडॉप्ट कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल, आप एनिमल हस्बेंड्री कैरी आउट कर सकते हो, और ग्रीन एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। फाइन। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको कहीं भी यार लगे कि मैंने कुछ गलत पढ़ाया या फिर यार कुछ मतलब कि जो भी है, तो आप मुझे कमेंट कर देना बहुत प्यारे वे में, क्योंकि यार अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं करते ना तो मेरे को कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं मिलता। क्योंकि अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि मैं आजकल प्रिपरेशन
प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं छोड़ी हुई हूँ। मेरा अच्छा लगता था मेरे को, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाती थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को थोड़ा सपोर्ट नहीं मिला कहीं से, मुझे ड्राइविंग फोर्स नहीं मिला, जिस वजह से मैं रुक गई। ठीक है, खैर नेक्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडिया नीड्स अ न्यू इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द यूरेशिया। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी अंडर GS2। अभी क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया का काफ़ी अच्छा सक्सेस देखने को मिला है इंडो पैसिफिक रीजन में। काफ़ी हमने जो पॉलिटिकल और जो इंस्टीट्यूशनल जो टेक्टिक्स हैं उनको बरत के इंडिया का सक्सेस मिला। और किस में, एज पार्ट ऑफ इट्स मैरी टाइम जियो पॉलिटिक्स, मतलब कि अब आप समझ गए होंगे, मतलब कि जितना भी अपना समुद्र का रीजन है वहाँ पे अब किस तरह से इंडिया क्या कर सकता है, उनकी एरिया को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द पार्ट इज मैरी टाइम जियो पॉलिटिक्स। और अगर इंडिया को कभी भी ऐसा लगता है कि मतलब ये तो भी मैरीटाइम मतलब ओशन, कॉन्टिनेंटल मतलब कि अगर आप उसकी जगह यूज़ करनी है, तो इंडिया अब सोच रहा है कि वो अब अपनी कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी भी यूरेशिया के साथ आई। मतलब कि इंडिया को ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है मैरीटाइम जियोपॉलिटिक्स में, और अब इंडिया सोच रहा है कि अब उसको कहाँ पे सोचना चाहिए, कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी में। ठीक है, यूरेशियन रीजन मतलब कि यूरोप और एशिया का रीजन, जियोफिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूरेशियन प्लेट के द्वारा, जिसमें मोस्टली यूरोप और एशिया को कवर किया हुआ है। और हाउएवर इसमें कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स नहीं है जो ये बता दे कि एक्चुअल में यूरेशिया के अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं। एग्जाम्पल माना जाता है रशिया, और जो पहले सोवियत यूनियन टेरिटरी थी जो यूरेशिया को रिप्रेजेंट करती थी, और इसके अंदर और कौन कौन से पार्ट्स माने जाते हैं, सेंट्रल एशिया, ग्रेटर मिडल ईस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि सिंपल बात ये है कि हम ये जियोग्राफी के अकॉर्डिंग मानते हैं कि यूरेशिया में ये कंट्रीज आती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट कोई नहीं है जो आपको बता दे कि हाँ ये कंट्रीज पक्का आती है यूरेशिया में। फाइन, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का यूरेशिया के लिए, सबसे पहले क्या है, इसके अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉटन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इनका काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है। इसके अलावा यूरोप और एशिया के बीच में क्या कनेक्शन बनाता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस रीज़न से चाइना का इन्फ्लुएंस चेक कर सकते हैं, और इससे जो हमारे टर्की या पाकिस्तान जो मतलब कि कहीं ना कहीं इनका जो एलियंस है जो हमारे मतलब कि ज़्यादा अच्छा नहीं है जिनके साथ रिलेशन, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया अगर स्ट्रेटेजी करते हैं यूरेशिया के साथ तो कैसे कर सकता है, सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के साथ ज़्यादा अच्छे से एंगेज हो सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो सिक्योरिटी की जो बातचीत है, डायलॉग्स मतलब बातचीत रशिया के साथ कर सकते हैं और इंटेंसीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम ईरान और अरेबिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इस वजह से हमें क्या होगा, हम जो भी ज्योग्राफिकल डिसकनेक्ट है या फिर जो अब, क्योंकि आपको पता है इंडिया और अफगानिस्तान में काफ़ी अच्छे रिलेशन है, या इंडिया अफगानिस्तान के लिए काफ़ी कुछ करता है, तो अगर उस रीजन या सेंट्रल एशिया गल्फ रीजन इनके कनेक्ट होने में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो ये ओवरकम कर देगा। यूरेशिया हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया इजराइल साइन पैक्ट टू स्पीड अप इनोवेशन, ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी। फाइन, तो गाइज ये देखो गाइज, ये जो अब हमारा टेक्नोलॉजी का पार्ट आ गया, तो इट इज़ कवर्ड अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर GS3। फाइन, अभी क्या है, इंडिया और इजराइल दोनों ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज़ अ बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर इनोवेशन को प्रमोट करेंगे, किस में, स्टार्टअप्स में, या फिर जो MSMEs होगी हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, सो दैट हम क्या कर सकें, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सके, ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज़ मतलब कि इंक्लूड है ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी में, हम नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप करेंगे। कैसे एरियाज़ में, जैसे ड्रोन्स हो गया, ड्रोन समझते होंगे ना, जैसे आजकल तो शादी वादियों में फोटोग्राफी में ड्रोन्स यूज़ किया जाता है, रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोसेंसिंग, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एनर्जी स्टोरेज, तो इन सब में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी इसको हम क्या करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो मेनली सिविलियन और डिफेंस इंडस्ट्री से ड्राइव होते हैं। डिफेंस आप समझते हो, ठीक है, जो हमारे मतलब कि गवर्नमेंट यूज़ करती है, आर्मी, नेवी वगैरह। सिविलियन मतलब जो आप एक नॉर्मल इंसान है, विद मिलिट्री एंड कमर्शियल एंड यूजेस, मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका मतलब कि जो सिविल या फिर डिफेंस इंडस्ट्री से डिराइव होती है और आप उसको मिलिट्री और अपने कमर्शियल पर्पस में भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स हो गए जैसे न्यूक्लियर फ्यूल, केमिकल, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं। इसमें कैसी टेक्नोलॉजी से लेज़र, सेंसर, नेविगेशन या फिर एवियोनिक्स, जो भी मतलब कि नेविगेशन मतलब आप कुछ नेविगेट कर रहे हो, ठीक है, एवियोनिक्स मतलब कि इन द एयर, ठीक है, प्रोपल्शन सिस्टम, ये सब इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अभी तक जो ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो अभी तक कंट्रोल्ड है, सो दैट आप इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सको। और क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे इसमें जो आप मिलिट्री और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करोगे, तो अगर आप इसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इससे क्या होएगा,
कुछ इररिलेवेंट जो आइटम्स हैं हमारी सिक्योरिटी को खतरा बन सकते हैं या फिर लोग उसका जमाखोरी कर सकते हैं। सो वी हैव टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसलिए इसके एक्सपोर्ट को अभी कंट्रोल किया जाएगा। किसके मैकेनिज्म्स के अंडर? अंडर द वेरियस मैकेनिज्म लाइक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑफ 1540, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल डिजाइन जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया, वेस्टर्नर एग्रीमेंट। तो गाइज ये एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए, ये एग्रीमेंट्स इन्हीं के रिलेटेड है सो दैट हम जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उनके प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट कर सकें। तो गाइज अब देखो आप यहाँ पे जो भी नए नए एग्रीमेंट पढ़ रहे हो तो इनको आप थोड़ा सा गूगल करो और इसको पढ़ो और साइड में लिख लो, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन, ठीक है। और इंडिया इन 3 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल डिजाइन का पार्ट है, मतलब कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इंडिया पार्ट नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेस्टर्न एग्रीमेंट और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन का इंडिया पार्ट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। टैक्समैन में यूज़ ब्लैक मनी एक्ट टू ट्रेस क्लोज्ड फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी, लेट्स सी क्या है इसमें। रिसेंटली एक जो टैक्स ट्रिब्यूनल है उन्होंने बोला है कि जो ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज, मतलब जो आपके पास काला धन है, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 का, दैट इज़ अ ब्लैक मनी एक्ट, उसको आप यूज़ कर सकते हो किसके अगेंस्ट? जो आपके अगर कोई फॉरेन में अकाउंट से सीक्रेट, जो स्पेशली स्विट्जरलैंड में होते हैं, विच वर क्लोज बिफोर द न्यू लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब सिंपल बात ये है, देखो इसका मेन क्या है, मतलब कि जो भी अगर कोई बंदा काला धन रखता है, काला धन आप कैसे रख सकते हो? या तो आप किसी और कंट्री में अकाउंट खुलवा के अपना पैसा रख सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है, सिंपल बात है, ये 2 एक्ट्स हैं जो कि 2015 में आए हुए हैं। तो इन्होंने बोला है कि इस एक्ट को आप यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप ब्लैक मनी किसी और कंट्री में ट्रैक करने के लिए, अगर इंडिया की है वो, ठीक है, और इस एक्ट के थ्रू आप उस पैसे को भी ट्रैक कर सकते हो जो इस एक्ट के आने से पहले ही वहाँ पे थी, ठीक है। तो इट एक तरह का ये इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ अ रिसेंट पंडोरा पेपर्स लीक एज मैनी, आई होप आपको पता होगा, काफ़ी जो ऑफशोर कंट्रीज, मतलब कि जो समुद्र पे पड़ती हैं, उन्होंने रिवील किया है कि अंडर इट वर क्लोज बिफोर 2015। अब जब हम देखते हैं ब्लैक मनी एक्ट है क्या, सबसे पहले बताती हूँ, ये 1 जुलाई 2015 में फोर्स में आया था। इसका एम यही था कि जो हमारा काला धन स्पेशली अब्रोड में पड़ा है उससे साथ डील किया जाए, ठीक है। और ये किन किन पे एप्लीकेबल था? जो रेजिडेंट्स हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक अपनी फ़ॉरेन में कितनी उनकी इनकम उनको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%, ठीक है। मतलब आप डिस्क्लोज कर दो, सपोज करो आपका मालदीव्स में 100 करोड़ पे आपका पड़ा है, तो अगर आप एक बार, मतलब कि आप क्या करो, लाइक अगर एक्ट के थ्रू लिखा जाएगा तो आपका 100 का 100 करोड़ पे ख़त्म, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्क्लोज कर दोगे तो आपको 30% ही मतलब कि जाएगा, 70 करोड़ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये क्या करेगा, 1 मंथ की कंप्लायंस विंडो देगा, 3 मंथ की, ठीक है, सॉरी 1 टाइम एक बार कंप्लायंस विंडो देगा 3 मंथ की, मतलब कि जिसमें जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर आपने अभी तक कुछ छुपा रखा है तो उसको डिक्लेयर कर दो और अपनी टैक्स को पे कर दो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मतलब कि आपको वार्निंग दे रहे हैं, अगर नहीं करते तो ऐसा ये काम है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग मोर स्ट्रिक्ट, मतलब कि इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट पिनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, मतलब कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। इसके अंदर यही है कि आप क्या कर सकते हो, इट हैज़ इंक्लूडेड कि अगर आपने, क्योंकि आप जानबूझ के टैक्स बचा रहे हो, ब्लैक मनी क्या होती है, जिसका आप मनी इसलिए छुपा रहे हो ताकि आप उसको टैक्स ना देना पड़े आपको, ठीक है, इसलिए आप अब्रोड में अकाउंट में जमा करा रहे हो। तो इसमें यही है कि अगर आप जानबूझ के टैक्स को इवेड करते हो, चोरी करते हो, तो उसमें आपको ऑफेंस, मतलब आपको माना जाएगा कि यू आर गिल्टी, ठीक है, जिसमें आपने अपनी फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज नहीं करा हुआ। और एक शेड्यूल ऑफेंस है किसके अंडर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ऑल्दो ब्लैक मनी की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये वो मनी होती है जो टैक्स अथॉरिटीज़ से आप में टैक्स अथॉरिटीज़ के हिडन होते हैं, मतलब एक्चुअल में आपको उसको पे करना चाहिए उसके ऊपर टैक्स, लेकिन आप नहीं करते, ठीक है। तो इसके अंदर 2 कैटेगरीज आती है, एक इलीगल एक्टिविटी होती है और एक होती है लीगल होती है बट अनरिपोर्टेड एक्टिविटी होती है। जैसे आपने देखा होगा टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन इलीगल होता है लेकिन टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है, ठीक है। तो आप टैक्स अवॉइड कैसे करते हो, जैसे आपने कुछ अपने पैसे जमा करा दिए, इधर उधर लगा दिए, तो उसमें आप फिर वो इनकम गिनी नहीं जाती, जैसे आपने आरडी करा दी, एफडी करा दिया, जमा करा दिए, है ना, इस तरह की मनी। नेक्स्ट है, मणिपुर गवर्नर कांट सिट ओवर द इलेक्शन कमिश्नर ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट। तो कही थी जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी में कवर होगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस अंडर GS2। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या एक पिटीशन सुन रहा था
on delay by the Manipur governor in deciding on disqualification of 12 MLAs for allegedly holding office of profit in contravention of the law। देखो गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करते हो तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। मतलब कि एक साथ दो गवर्नमेंट के ऑफिस को आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप एमएलए भी बनते हो और अगर आप एमएलए से पहले किसी और गवर्नमेंट के किसी भी सीट पे हो तो पहले आपको वो छोड़नी पड़ेगी, तब आप एमएलए बनोगे। उसी तरह अगर आप ऑलरेडी एमएलए और अगर आप एमपी भी बन रहे हो तो आपको पहले वो सीट त्यागनी पड़ेगी, तब आप एमपी बनोगे, ठीक है। तो अभी क्या, जो मणिपुर का जो गवर्नर है उन्होंने क्या किया है, मणिपुर में उन्होंने 12 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया है, ये बोल के कि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया गया था, ठीक है। तो यही जो एलिगेशन था, यही जो पेटिशन था, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था। मतलब कि मणिपुर गवर्नर को एक्चुअल में करना था 12 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करना था, लेकिन उसने क्या किया है, इस प्रोसेस को डिले कर दिया। और डिले कर दिया तो पेटिशन फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ये सुन रहा है। अभी क्या है, इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी रिकमेंडेशन गवर्नर को सबमिट कर दी जनवरी 2021 में। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइन नहीं है और ना ही उसको डिफाइन किया गया अंडर द आरपीए एक्ट 1951, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं वो इस पोजिशन का मीनिंग अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं कि कौन सी ड्यूटी या कौन से ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर कवर किया जाएगा, कि अगर वो पब्लिक करेक्टर के कितना ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल है देन इट विल बी कवर्ड अंडर द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपल यही बात है कि अगर देखो, ये एक बड़ा केस हुआ था जया बच्चन वाला केस, उन पे भी एक मतलब कि इल्ज़ाम लगा था जब वो एमपी थी कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड किया, लेकिन बाद में बोला गया था कि नहीं, जो उन्होंने ऑफिस होल्ड किया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आता, ठीक है। तो वही बोला कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन कहीं भी कवर नहीं है, नाइदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। वो कोर्ट अपने अंदर खुद डिसाइड करती है कि वेदर इट इज़ कमिंग अंडर द नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके अंदर ये है कि हमें ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसके अंदर क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन आपको इसलिए छोड़नी होती है सो दैट इसमें लॉ बोलता है कि अपनी आप ड्यूटीज़ फ्री मैनर में डिस्चार्ज कर सको विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू गवर्नमेंट ऑफ द डू। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अगर इसके अंदर ये पता है कि वेदर अगर वो ऑफिस गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर आता है या फिर गवर्नमेंट उस अथॉरिटी को अपॉइंट कर रही है या गवर्नमेंट के पास पावर है कि उस बंदे के अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर सकती है, या फिर जो उसकी रिम्यूनरेशन है मतलब कि उसको कितना सैलरी मिलेगी, कितना अकोमोडेशन मिलेगा, अगर वो सब गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है देन दैट ऑफिस इज कम अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा क्या है, जो पार्लियामेंट के प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन 1959 है, उन्हों के अंदर भी क्या है, काफ़ी ऑफिस को लिस्ट किया हुआ है जो डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जाम्प्ट है। मतलब कि अगर किसी ने वो ऑफिस को होल्ड किया हुआ है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट एक्ट्स में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं ना कहीं डिफाइन भी किया गया है और ये भी बताया कि कहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अंडर आर्टिकल 102 क्लोज 1 एंड अंडर आर्टिकल 191 क्लोज 1 कोई भी एमपी अंडर दिस आर्टिकल एंड अंडर आर्टिकल दिस कोई भी एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके अलावा आरपीए 950 एक्ट के अंदर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ग्राउंड है जिसके आप डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कि आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, अफ्रीका इंडिया कॉल फॉर द $1.3 ट्रिलियन पर ईयर इन क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम द रिच नेशंस। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन क्लाइमेट फाइनेंस बात हो रही है तो एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी के 24 नेशंस का ग्रुप है जिसको लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि हमारे पास मतलब कि लाइक माइंडेड मतलब कि एक जैसा माइंड है, वो डेवलपिंग अभी हो रही हैं, दे आर नॉट डेवलप्ड, दे आर डेवलपिंग, ठीक है। तो उन 24 कंट्रीज के ग्रुप है, उन्होंने बोला है कि हमें फाइनेंस और चाहिए, नियर अबाउट हमें $1.3 ट्रिलियन चाहिए पर ईयर, मतलब 2030 तक हमें पर ईयर इतना पैसा चाहिए, ठीक है। और ये हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ को मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये पैसा हमें देना होगा, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया भी लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ का पार्ट है और इसके साथ चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, बांग्लादेश और भी कंट्रीज हैं जो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का पार्ट है। इसके अलावा और इन कंट्रीज़ ने क्या डिमांड करी है, इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस अमाउंट मस्ट बी ईयरमार्क फॉर एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट, मतलब कि $1.3 ट्रिलियन की डिमांड करी है। और उन्होंने बोला इसमें से आधे से ज़्यादा पैसा हम कहाँ पे यूज़ करेंगे सो दैट हम अडॉप्ट कर सकें कुछ टेक्नोलॉजीज़ को, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम पूरा कर सकें, और एंड नॉट लेस देन $100 बिलियन इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, और मतलब कि $100 बिलियन
ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम ग्रांट के फॉर्म में ले सकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए सो दैट हम इसको एग्जिस्टिंग जो और फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनके साथ हम मिक्सअप ना करें। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब आप समझ लीजिए, आई होप आपको पता भी होगा। इसका मतलब यही है कि हम अपने लोकल लेवल पे, मतलब कि नेशनल लेवल पे, ठीक है, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर किस तरह से हम उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक मिटिगेट कर सकते हैं, या कुछ ऐसे एक्शंस अडॉप्ट कर सकें कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी हो रहा है उसके आउटकम्स को हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। ठीक है, इसके अलावा UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये ऑलरेडी एग्रीमेंट इसलिए हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बांटते हैं। क्यों? सो दैट वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को एड्रेस कर सकें, बिकॉज वो कंट्रीज ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। कि अब क्या है, इसके अंदर एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दीज आर कॉमन। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपिंग कंट्रीज की कम है। क्यों? क्योंकि आज अगर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या आज जो सिनेरियो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से ज़्यादा है, बिकॉज वो डेवलप्ड हो चुकी हैं और उस वक्त उन्होंने इतना पोल्यूशन फैलाया है जिसका जिम्मा हमें आज देखना पड़ रहा है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी सारा का सारा किस पे आ जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की वजह से होगा ना, क्योंकि वो भी डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो यही होता है कॉमन लेकिन डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज डेवलप कंट्रीज ने 2010 में एग्री किया था कि वो $100 बिलियन पर ईयर दिया करेंगे 2020 तक, और ये सोचा 2025 तक हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी $1 ट्रिलियन की बात हो गया। हाउएवर दे आर येट टू मोबिलाइज द सम विद कंसर्न्स ओवर मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस एंड ट्रांसपेरेंसी। लेकिन फिर वही बात है, अब यार कोई अगर आपको पैसा देगा तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहना है कि हम पैसे देंगे, लेकिन हमें कंसर्न ये है कि वो पैसा कितना फ्लो हो रहा है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, और कैसे मेथड्स हैं, क्या अप्रोचेज हैं, वो भी हमें कंसर्न है उनका, मतलब कि पता होना चाहिए। सिंपल बात है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहला है, एक सेकेंड यार, वेट, यस। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़, और सबसे पहली न्यूज़ यही है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। देखो गाइस, इसमें क्या होता है, ये इसमें हम एनालाइज करते हैं कि ड्रग से रिलेटेड कितनी पॉलिसीज़ बन रही हैं और कितना उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है, और हम ये बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी है या जो मैकेनिज़्म है वो अच्छा है इन फील्ड ऑफ द ड्रग पॉलिसी। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है, वो किसका प्रोजेक्ट है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम का। इसके अंदर 75 इंडिकेटर्स होते हैं जो मेनली 5 ब्रॉड इंडिकेटर्स या 5 डायमेंशंस पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस, सेकेंड एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, असेस टू इंटरनेशनल कंट्रोल मेडिसिन एंड डेवलपमेंट। नॉर्वे और न्यूजीलैंड में इसमें लीडिंग कंट्रीज है, मतलब उनका रैंक सबसे अच्छा आया है। इसके अलावा ब्राज़ील, युगांडा एंड इंडोनेशिया, इनका रैंक नीचे से 3rd है, मतलब कि दे आर बॉटम 3। इसके अलावा जो इंडिया का रैंक है वो 18 है आउट ऑफ द 30 कंट्रीज। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, काफ़ी बार हमने पहले भी पढ़ा है। देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जर्मन वॉच के द्वारा। ठीक है, जिसका एम ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेगा इन इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। इंडिया का जो इसमें रैंक है, इंडिया ने टॉप 10 में अपना पोजीशन को होल्ड किया है। डेनमार्क हाईएस्ट रैंक्ड कंट्री है, फाइन। इसके अलावा टॉप 3 प्लेसेस में कोई भी कंट्री नहीं है। इसके अलावा जो CCPI है वो 60 कंट्रीज़ को इवेल्युएट करता है, और यूरोपियन यूनियन को भी पूरा। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज में, वेरी अगेन आपको पता होना चाहिए कितनी कैटेगरीज में, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी यूज एंड द क्लाइमेट पॉलिसी। नेक्स्ट है ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव। देखो इसको लॉन्च किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में, किसके द्वारा, 10 ऑर्गेनाइजेशन के कोलिशन में। इसका काम क्या है, रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव। देखो इसका काम ये है कि अगर सपोज करो कोई भी डिजास्टर आता है या कोई भी क्लाइमेट रिस्क आता है, तो उसके आने के बाद आप कितने ज़्यादा रेडी हो कि उससे आप रिकवर कर सको। ठीक है, जैसे कोविड आया, ठीक है, तो इसको बताते हैं कि कौन सी कंट्री कितना रेडी है। ठीक है, तो इट हेल्प टू बिल्ड अ यूनिवर्सल मॉडल फॉर असेसिंग द रेजिलियंस टू क्लाइमेट रिस्क, जिसको हम यूज़ करते हैं एग्रीगेटेड रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस सेक्टर्स एंड द ज्योग्राफी। ये क्या हेल्प करता है, ये कंट्रीज़ की हेल्प करता है, सो दैट हम अपने किस तरह से हम नेशनल लेवल पे कुछ अडॉप्ट कर सके स्ट्रेटजीज और इन्वेस्टमेंट को
इंक्रीज कर सकें और हम एड्रेस कर सकें द डाटा इमरजेंसी दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्लाइमेट क्राइसिस। नेक्स्ट है हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आरबीआई का फर्स्ट ग्लोबल हैक्टन है, मतलब तरह का हैक्टन मतलब कि कोई भी एक लाइक फेस्ट टाइप हो गया या फिर, ठीक है, जिसकी थीम थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। इन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया था टू डेवलप सॉल्यूशन जिसमें पोटेंशियल हो, सो दैट हम डिजिटल पेमेंट्स को और ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकें अंडर सर्व्ड लोगों को, ठीक है, पेमेंट इजीली आप एनहेंस कर सको और यूज़र का एक्सपीरियंस भी इजी कर सको। इसलिए आप डिजिटल पेमेंट्स की सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर सको, ठीक है, फ्रॉड होने का काफ़ी ज़्यादा रहता है चांस, और कस्टमर को प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करो। नेक्स्ट है लेड IT, दैट इज़ अ लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन समिट 2021। देखो ये हेल्ड हुई है कहाँ पे, 2006 में, सॉरी ये हेल्ड हुई है कहाँ पे, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई है उसी की साइडलाइंस पे इसको हेल्ड किया गया था, कहाँ पे, ग्लासगो में। इसने क्या किया, काफ़ी कंट्रीज़ और काफ़ी कंपनीज़ को गैदर किया हुआ है सो दैट जो पेरिस एग्रीमेंट को अचीव कर सके, विच आर कमिटेड, ठीक है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को इसमें सब इकट्ठे हुए थे। इसको लॉन्च किया गया है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द स्वीडन एंड इंडिया 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में न्यूयॉर्क में। ये क्या करती है, मेनली पब्लिक प्राइवेट को कोलैबोरेट करती है सो दैट आप इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हम डेवलप कर सकें। इसके अलावा लेड IT के जो मेंबर्स हैं वो मेनली वही हैं जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम करती हैं, और हम उनको किस तरह से इनक्रेज कर सकें, किस तरह से आप कार्बन को कम एमिट करें और नेट जीरो कार्बन एमिशंस तक हम अपने आप को अचीव कर सकें 2050 तक। इंडियन नेवल शिप वेला, ये 4th सबमरीन है आफ्टर कलवारी खंदेरियन करंजा ऑफ कलवारी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट 75 की, जो अभी इंडियन नेवी को मिली है। इसके अंदर हमने क्या किया, प्रोजेक्ट 75 के अंदर यही था कि हमें 6 सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट करना है स्कॉर्पियन डिज़ाइन में, तो चौथी है ये, ठीक है। स्कॉर्पियन सबमरीन्स क्या होती हैं, इसकी स्कॉर्पियन सबमरीन्स होती हैं जो डिफरेंट मतलब काफ़ी मिशंस एक साथ कर सकती हैं, जैसे एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइनिंग और एरिया सर्विलेंस। इस सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट किया गया एट द मजागोन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई के द्वारा, ठीक है, तो आपको ये पता चलना चाहिए। इजी सैनिक, ये एक न्यू स्पीसीज है किसकी, डायनासोर की, तो इतना पता होना चाहिए, जिसको अभी आइडेंटिफाई किया गया रिसेंटली, और 214 मिलियन साल पहले माना जाता था ग्रीनलैंड में रहती थी। ये एक मीडियम साइज है, लॉन्ग नेक्ड हर्बीवोर है, ठीक है, और मतलब कि वेजिटेरियन है, ठीक है, और माना जाता है कि मतलब जैसे प्रीडिसेसर, जैसे मतलब कि उसकी जनरेशन है किसकी, सोरपोड्स की, जो कि किसी टाइम पे लार्जेस्ट लैंड एनिमल होते थे। कुछ पर्सनैलिटीज़ एंड न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं। हरकेला हजब्बा, ये कर्नाटका के मैंगलोर में ऑरेंज वेंडर थे, मतलब कि संतरे बेचते थे, और अभी इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, और इनको पॉपुलर हैं एज अ अक्षर संता, लेटर संत। हजब्बा ने मनी काफ़ी ज़्यादा सेव करी थी, कैसे, टू फ्रॉम हिज अर्निंग्स टू बिल्ड अ स्कूल फ्रॉम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन हिज विलेज हरकेला नेपाल, फाइन। तुलसी गोवड़ा एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तुलसी गोवड़ा को अभी पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये बिलोंग करते हैं हल्की ट्राइबल से कर्नाटका में, और इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है बिकॉज इनकी बहुत ज़्यादा इनको अच्छी नॉलेज है प्लांट्स और हर्ब्स की स्पीसीज में, ठीक है। इन्होंने नियर अबाउट अपनी लाइफ टाइम में 30,000 सैपलिंग्स मतलब कि पेड़ पौधों को क्या किया है, प्लांट किया है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर 10 नवंबर की कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय बाय, टाटा।